मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2023 का हम लोग पेपर देखने वाले हैं, जो भी हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो तब हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला अर्थात शमशान घाट होता है। यह शब्द सिंधी भाषा का है। ये जो शब्द है वो सिंधी भाषा से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि खानका से आप क्या समझते हैं। तो खानका एक छोटा धार्मिक घर होता था। जो खानका है वह छोटा सा एक धार्मिक घर होता था। यहाँ संत लोग रहते थे और लोगों को अच्छा बनाना और भगवान को याद करना सिखाते थे। अब 3 नंबर में पूछा गया है कि गोपुरम क्या है। तो गोपुरम गोपुरम मंदिर का बड़ा और ऊंचा दरवाज़ा होता है। जो मंदिर में जो बड़ा ऊंचा दरवाज़ा होता है गोपुरम, उसी को हम लोग गोपुरम कहते हैं। यह मंदिर आगे बना होता है और बहुत सुंदर सजाया हुआ रहता है। और यह मंदिर को बहुत ज़्यादा सजाया जाता है और बहुत सुंदर सजाया जाता है। इसी को हम लोग गोपुरम कहते हैं। 4 नंबर कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने किया था। तो गुलबदन बेगम ने किया था हुमायूं नामा की रचना। अब हम लोग 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था 2023 में कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। तो आंसर में लिखिएगा कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे एक ठो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों भाइयों ने मिलकर ही संथाल विद्रोह का आरंभ किया था। अब 6 नंबर में पूछा गया है कि आयन ए तहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे। तो आयन ए तहसाला प्रणाली के प्रतिपादक राजा टोडरमल थे। कौन थे। राजा टोडरमल टोडरमल 7 नंबर कि इंडो सारासेनिक स्थापत्य किस किया शैली का भारत में 2 उदाहरण दे। तो भारत में इंडो सारासेनिक, तो फर्स्ट आंसर में लिखना है कि भारत में इंडो सारासेनिक इंडो इस्लामिक सैनिक स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण आगरा किला है। आगरा किला। अब हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से देखते हैं 3 मार्क्स वाला। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धम्म नीति क्या है। तो धम्म नीति क्या है। तो धम्म नीति सम्राट अशोक की नीति थी। ये धम्म की शुरुआत किसने किया था। तो अशोक ने किया था। इसका मतलब था कि सत्य बोलना, अहिंसा न करना, मतलब हिंसा ना करना, सबसे प्रेम करना और अच्छे काम करना, इसे ही हम लोग धम्म नीति कहते हैं। अब 9 नंबर में पूछा गया था कि बासरा तथा बेसरा से आप क्या समझते हैं। तो बासरा का अर्थ है इस्लाम के नियमों शरीयत के अनुसार चलना, मतलब इस्लाम के नियमों अनुसार चलना बासरा का अर्थ होता है। अब बेसरा का अर्थ होता है कि इस्लाम के नियमों को ना मानकर ईश्वर भक्ति करना। जो इस्लाम है उसका नियमों को ना मानकर ईश्वर भक्ति करना, इसे हम लोग बेसरा कहते हैं। बासरा और बेसरा समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर में पूछा गया था कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ तथा किसने लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1900 मतलब 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कहाँ कहाँ किया था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कब किया था। तो 1793 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। तो ऐसा लिखना है कि 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेता थे। तो एक का होगा मंगल पांडे, 2 नंबर में लिखिएगा रानी लक्ष्मीबाई, 3 नंबर में बहादुर शाह जाफर, 4 नंबर में नाना साहेब, 5 नंबर में कुंवर सिंह। तो सब मिला करके 5 हो गया। तो आप लोगों का 3 मार्क्स मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि वे बहुत दृढ़ साहसी और मजबूत इरादों वाले नेता थे। उन्होंने आज़ादी के बाद 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया। उनकी कड़ी नीतियों और निर्णयों से भारत की एकता में अखंडता बनी रही। अब 13 नंबर की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि भारत में मुगल वंश की स्थापना की
संक्षिप्त जानकारी दे, मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दे। तो आंसर में यह है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। कितना में हुआ था? 1526 ईस्वी में। उसके बाद लिखना है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर लिया। जो बाबर है वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ठीक, 1526 में जो हुआ था उस समय जो बाबर थे वो इब्राहिम लोदी को हरा देते थे और दिल्ली पर अधिकार किया। इसके बाद बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं कि दांडी मार्च के बारे में लिखे। जो दांडी मार्च के बारे में हम लोग को लिखना है, तो दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। दांडी मार्च कब हुआ था? तो याद रखना है 1930 में, मतलब 1930 में। उसके बाद लिखना होगा इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून के खिलाफ विरोध करना, और नमक कानून का खिलाफ विरोध करना था। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक 390 किलोमीटर की पद यात्रा करके समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून का उल्लंघन किया। इससे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन और जन आंदोलन तेज हुआ। देखो समझ में आ गया, कितना आसान आसान मैं आप लोगों को पॉइंट्स बना बना के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करो, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इससे भी अच्छा और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो फर्स्ट 15 नंबर में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। तो संथाल विद्रोह के बारे में लोग बताना है। तो संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक हुआ था। ठीक, कारण के स्वरूप कारण है। अब देखो यहाँ पे आंसर में लिखिएगा कारण। तो फर्स्ट कारण में लिखना होगा कि अंग्रेजों को ठेकेदारों के ने आदिवासी किसानों से ज़्यादा कर लिया और ज़मीन छीनी। जो अंग्रेज लोग आए थे तो उसने आदिवासी लोगों का ज़मीन छीना और ठेकेदारों का किसान से ज़्यादा कर लिया, और किसानों से ज़्यादा वो कर लेता था, यानी कि टैक्स। 2 नंबर में लिखे किसानों को कर्ज में फंसाया गया और अत्याचार किया गया, और अंग्रेज लोग किसानों को कर्जा दिया और उसमें वो किसान फंस गए और अंग्रेज लोग उस सभी को अत्याचार करने लगा। 3 नंबर लिखे कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को सरकार में कोई हिस्सा नहीं दिया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को सरकार ने कोई हिस्सा नहीं दिया, जिसे असंतोष हुआ। अब स्वरूप, इसका क्या स्वरूप हुआ? तो लिखना होगा कि यह विद्रोह सशस्त्र और संगठित था। इसके नेता सिद्धू और कानू थे और चांद भैरव थे। 3 नंबर लिखेगा संथाल लोग अपने गांवों और जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे। जो संथाल लोग थे यानी कि आदिवासी लोग, वो जमीन और गांव को बचाने के वो लड़ रहे थे। सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपना हक के लिए लड़ रहे थे। तो फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि यह विद्रोह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ये जो विद्रोह हुआ था हम लोग का प्यारा झारखंड में ही हुआ था और संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। अब यहाँ पर निष्कर्ष में आप लोग लिखिएगा तो और अच्छा होगा कि संथाल विद्रोह ने दिखाया कि आदिवासियों अपने अधिकार और जीवन के लिए साहस और दृढ़ता से लड़ सकते हैं। अब 16 नंबर में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। जो भारत का संविधान के बारे में अब आप लोगों को पढ़ना है। तो भारत संविधान की प्रमुख विशेषता, तो पॉइंट नंबर 1 लिखित संविधान। तो भारत का संविधान किताब के रूप में लिखा हुआ है। जो भारत का संविधान वो किताब में लिखा हुआ है। आप लोग किताब खरीदे हैं तो किताब में लिखा हुआ रहेगा, जिसमें सभी नियमों और कानून स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में लिखेगा कि संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण, यानी कि भारत में राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियाँ हैं। जो भारत है उसमें राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियाँ हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर केंद्र और शक्ति ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरत होता है उस समय हम लोग केंद्र की शक्ति ज़्यादा होता है। अब लोकतांत्रिक, तो भारत में जनता ही सत्ता का स्रोत होता है। देखो भारत में जो जनता है, जनता वोट देंगे तभी तो सत्ता बनेगा, तभी तो सरकार बनेगा। तो समझ सकते हैं कि भारत में जनता ही सत्ता का स्रोत हो। लोग चुनाव के माध्यम से अपने सरकार चुनते हैं, और हम लोग चुनाव करते हैं तभी हम लोग सरकार को चुनते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 4 समानता और न्याय। तो संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। जो ये संविधान है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है।
सामाजिक में भी, आर्थिक में भी, राजनीतिक में भी न्याय और सुनिश्चित करता है। सभी में मतलब समानता देता है। और न्याय हम लोग को सामाजिक में भी मिलता है, आर्थिक में भी, और राजनीतिक और न्याय सुनिश्चित करता है। अब धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो भारत किसी भी धर्म के प्रभाव नहीं आता है। जो भारत है वो किसी भी धर्म के प्रभाव नहीं आता है। धर्मों का समान अधिकार और स्वतंत्रता है। तो लोग सभी धर्म को मान सकते हैं। कोई भी भारत का धर्म में कोई झगड़ा नहीं होता है। 6 नंबर की संशोधन की क्षमता। संविधान को समय समय पर बदलने की सुविधा है। जो संविधान है वो संशोधन की क्षमता में पूछा गया है कि संविधान को समय समय पर बदलने की सुविधा है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदलना जा सकता है। लेकिन इसके मूल ढांचा को नहीं बदला जा सकता है। अब 7 पॉइंट में लिखा है संपूर्ण और विस्तृत। यह दुनिया सबसे बड़ा लंबा संविधान है। यह संपूर्ण विस्तृत, यह दुनिया का सबसे बड़ा लंबा संविधान है, जिसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों, सरकार की शक्तियाँ विस्तार रूप से लिखी है। अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर में पूछा गया है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे? तो लिखिएगा कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक क्यों थे? तो सशक्त और न्यायप्रिय शासक थे। कृष्णदेव राय ने अपने राज्य में न्याय और शांति की स्थापना की। 2 नंबर में कि संपन्न अर्थव्यवस्था, उन्होंने कृषि, व्यापार और कला व्यापार को बढ़ावा दिया। 3 नंबर की धार्मिक और सांस्कृतिक विकास, उनके समय में मंदिर, कला और सांस्कृतिक का खूब विकास हुआ। 4 नंबर की सैन्य शक्ति, उन्होंने अपने राज्य की सीमा के सुरक्षा और विस्तार के लिए मजबूत सेना बनाए। और निष्कर्ष लिखेगा तो और अच्छा होगा। तो निष्कर्ष में लिखेगा कि इन सभी कारणों को से कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में महानतम शासक बने थे। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो लिखिएगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि पॉइंट नंबर 1 की शहरी योजना, मतलब शहरों के सड़कें सीधे और चौड़ी थी। मतलब शहर के जो सड़क थे वो सीधी और चौड़ी थी। घर में पक्की ईंटों और नालियाँ थी। जो घर में पक्की ईंटों था और नालियाँ थी। उसके बाद व्यक्तिगत जल व्यवस्था, बड़ी बाथटब जैसे टंकियाँ और साफ पानी के नाले बनाए गए थे। व्यापार में कि लोग सिक्के और माप तोल के तराजू का उपयोग करके व्यापार करते थे। लोग सिक्के का भी यूज करते थे और माप तोल करके, यानी कि तराजू अभी भी चलता आ रहा है। और विदेशी व्यापार भी करते थे। और लिखावट कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा लिपि, हड़प नहीं है, का प्रयोग होता था कला और शिल्प में, यानी कि आर्ट और क्राफ्ट। 5 नंबर में लिखिए कि पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा कि पॉइंट नंबर 5 में कि कला और शिल्प, तो मृदडांड, मोहरे और मूर्तियाँ बनाई जाती थी। गहनों और मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे। सामाजिक जीवन, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था कि लोग शांति प्रिय और सामूहिक जीवन जीते थे। कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। अब 19 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इतना नहीं लिखना होगा, कम से कम 250 वर्ड में लिखना होगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये छोटा बता दिया हूँ, तो आप लोग इसको अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, मुझे आप लोगों पे आशा है। तो लिखना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों से पूरी तरह से स्वतंत्रता पाना। इस आंदोलन में पूरी जनता ने भाग लिया, चाहे वो शहर हो या गांव। इसमें जो जनता, सारे जनता ने, चाहे शहर के लोगों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और गांव वालों ने भी भाग लिया। यह आंदोलन भारत की आज़ादी की संघर्ष यात्रा का निर्णायक मोड़ बना। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों को इसके बाद 2023 का तो बता चुका हूँ, तो आप लोगों को 2022 का चाहिए या 2024 का चाहिए या 2025 का, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।